हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशंस। मैं अभिषेक कुमार झा। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं 3 टॉपर। अभी कुछ दिन पहले यूजीसी नेट ने अपना जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया और उस रिजल्ट में क्वालिफाई करने वाले से तो वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। 200 से भी ज्यादा जेआरएफ हमारे क्लासेस से हुए हैं, लेकिन 1 बाय 1 सबके इंटरव्यूज कर पाना पॉसिबल हो पा रहा है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव, जिनका इंटरव्यू पहले भी हो चुका है, जिनका जेएनयू में एडमिशन भी हो गया पीएचडी का। हमारे साथ हैं पर्णिका। गौरव का जो परसेंटाइल रहा है एग्जाम में वो 98.30 परसेंटाइल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर्णिका जुड़ चुकी है हमारे साथ, जिनका जेआरएफ हुआ इस बार 99.54 परसेंटाइल के साथ। और रविंदर, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका 99.76 परसेंटाइल रहा है। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले चलेंगे पर्णिका आपके पास। कैसा लग रहा है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और इस बार फर्स्ट मतलब ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा। Okay. तो इससे पहले के जो 2 अटेम्प्ट थे उसमें नेट मेरा नहीं हो रहा था। तो जब मैं यहाँ अनअकैडमी ज्वाइन की तो यहाँ पे एक सिस्टमैटिक स्टडी होता था, जो सेल्फ स्टडी जब मैं करती थी तो वहाँ कुछ कमी महसूस होती थी। तो मैंने जब अनअकैडमी ज्वाइन किया तो मैंने रेगुलर क्लासेस की। तो एक सिस्टमैटिक स्टडी के बाद इस थर्ड अटेम्प्ट में मेरा मतलब बोथ नेट एंड जेआरएफ दोनों ही हो गया। तो शायद अगर ये सेल्फ स्टडी में कंटिन्यू करती तो शायद ये रिजल्ट और डिले हो सकता था। ओके, तो रिजल्ट डिले हो सकता था, लेकिन आपने होने नहीं दिया। इस बार आपने इस बार ठान लिया था कि इस बार जेआरएफ निकाल लेना है। हाँ सर, हाँ। मैं कहना चाहूंगा कि यू आर द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। हर क्लास में आना, हर क्लास को अटेंड करना, लाइव अटेंड करना और हर क्लास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, कहीं ना कहीं ये आपके उस डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि आप चाहते हो कि हाँ, मुझे जेआरएफ चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। दैट्स वेरी गुड पर्णिका, दैट्स वेरी गुड। हम आएंगे आपके पास फिर से। गौरव, कांग्रेचुलेशंस आपको भी जेआरएफ के लिए। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? जेएनयू में एडमिशन हो गया, जेआरएफ भी हो गया, ये मतलब कैसा लग रहा है? सर अभी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब जिस दिन मुझे रिजल्ट आया था उस दिन तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था मेरा एक्चुअल जेआरएफ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहली बार रिजल्ट देख रहा हूँ। कभी पहले का रिजल्ट देखा भी नहीं था। और उससे पहले मेरा जेएनयू में हुआ, मतलब 1 हफ्ता और 10 दिन मेरा गुजरा ही था। मतलब वो वाला जो एंजॉयमेंट वो ऑलरेडी चल रहा था, तो तुरंत आ गया। मतलब एक सीक्वेंस में चला। और एक चीज जो रिसर्चर है, जो बाद में रिसर्च करेंगे, उसके लिए एक बहुत अच्छा डे होता है कि सीक्वेंस में सब कुछ होता है कि पीएचडी एंट्रेंस में भी क्वालिफाई हो गया, एडमिशन हो गया और तुरंत बाद उसको जेआरएफ मिल जाए। तो सीक्वेंस जो है, जो सर मुझे मिला, उसका एक जो एंजॉयमेंट था, मतलब एक बहुत ही अच्छा था। सिर्फ मैं एंजॉय नहीं किया, मेरा पूरा फैमिली एंजॉय किया, क्योंकि पूरा सीक्वेंस हुआ पूरा एकदम। अगर मुझे एडमिशन हो जाता और 1 साल बाद मुझे जेआरएफ मिलता तो एक अलग बात होता, लेकिन एक ऐसा गिफ्ट मिलेगा मुझे, एक साथ 2 गुड न्यूज, एक साथ अलग लेवल का ही एक मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल मेहनत किया था आपने, मजाक थोड़ी है। मेहनत किया तभी तो डबल गुड न्यूज मिला। बढ़ते हैं रविंदर की तरफ। रविंद्र, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप तो हमारे क्लास के जैसे इतना समझ जाइए कि हीरे हैं, हीरे। इतने लंबे समय से आप जुड़े थे, लगातार जुड़े रहे, छोड़ा नहीं, कभी भी पीछे नहीं हटे। पिछली बार भी आपने एग्जाम दिया था बट शायद आपका जेआरएफ नहीं हो पाया था, है ना? लेकिन इस बार फाइनली आपका जेआरएफ हो गया, बहुत खुशी की बात है। कैसा फील कर रहे हो आप? थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी बातों को और सारे लर्नर्स के तक, मतलब मैं अपनी बात को शेयर कर पा रहा हूँ। और थैंक यू सो मच कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म, पता है सर, अनअकैडमी एक मतलब ऐप है जो, उसमें मैं मतलब 2020 में जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद उसमें एक ऑप्शन आता है सर उसमें कि आप इसको रेट करें और उसमें रिव्यू करें। उसमें सर मैंने 2 टीचर को मैंने स्पेशली उसमें बोला है, ऐप को बताना था लेकिन मैंने टीचर्स को बताया कि थैंक यू अनअकैडमी फॉर गिविंग अस टॉप एजुकेटर्स लाइक अभिषेक कुमार झा सर एंड नवदीप कौर मैम। तो सर आई एम सो हैप्पी।
और सर बात रही जा रही पाके खुशी की, तो सर मुझे तो अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा है कि 3 दिन हो चुके हैं रिजल्ट आए हुए 2021 22, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि सर मतलब बिल्कुल बहुत मेहनत की आपने, बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है हम सभी लोगों के लिए भी, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम जब लगातार मेहनत करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं ना, तो ही हमें कुछ भी हासिल हम कर सकते हैं, और वही आज आप लोग उसी मुकाम पे हैं। ओके, अभी हम बात करेंगे थोड़े से एग्जाम को लेकर के कि 2 पेपर तो होते हैं अपने एग्जाम में पढ़ने का। आपके लिए क्वेश्चन रहेगा मेरा कि जैसे दोनों ही पेपर में से अगर हम देखें तो कितना मिनिमम टाइम होना चाहिए कि एक स्टूडेंट एक मिनिमम टाइम लेकर के चले कि इतना ही टाइम में आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो? मिनिमम मंथ। हाँ, ड्यूरेशन, जैसे कि अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाह रहा है स्टूडेंट, वो कब से शुरू कर सकता है कि वो एग्जाम तक क्लियर करते करते अपना पूरा सिलेबस कवर कर ले? अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है, तो मैं उसे यही कहूंगी कि वो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर से तैयारी कर सकता है। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो स्टूडेंट्स है, जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो 1st ईयर 2nd ईयर से वो सीरियसली वो पढ़ाई कर सकते हैं। और पेपर 1 के लिए आपको मतलब मिनिमम आपको 6 मंथ आपको एक क्वालिटी टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर 1 जो मुझे लगा वो बिल्कुल डायनामिक सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें जो सिलेबस होता है, मतलब इस बार जो हमने पैटर्न देखा था, मैंने इससे पहले 2 अटेम्प्ट दिए थे, तो पिछले 2 अटेम्प्ट से इस बार का जो अटेम्प्ट था वो मतलब सबसे ज्यादा एनालिटिकल और बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना चाहता है, तो उसको पेपर 1 में पहले मतलब कंसेप्ट में काम करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो हम ज्यादा बहुत डरते हैं, लेकिन वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, मतलब स्कोरिंग टॉपिक होता है। और फिर ICT is also very scoring unit, and अब मैथमेटिकल जो कंसेप्ट होता है मैथ्स, वो भी स्कोरिंग होता है, क्योंकि हम मैथ्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर वो हम ड्रिल या प्रैक्टिस से करते रहे तो हमारे लिए मैथ्स भी बहुत इजी हो जाता है। और डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें आपको मतलब फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। और बाकी सब लिखने के लिए मैं यही कहूंगी कि वो कुछ ज्यादा एनालिटिकल बेस्ड हो जाता है, इसलिए कुछ सवाल जो होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो ज्यादा मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। तो हमें उसी पर काम करना पड़ेगा। अगर हमें रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड जो क्वेश्चंस है, वो उसमें हमें अपने थॉट प्रोसेस को ज्यादा पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चंस में क्या होता है कि एग्जामिनर चाहता है कि वो हमारा मतलब थॉट प्रोसेस को जानना चाहता है कि ये जो कैंडिडेट है इसका एटीट्यूड कैसा है, उसमें वही चेक किया जाता है। और फिर जो मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें स्टूडेंट का एनालिटिकल थिंकिंग को ज्यादा चेक किया जाता है। और फिर जो हायर एजुकेशन है, वो तो मतलब इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सिलेबस, उसको तो आपको बेसिक एक नॉलेज रहना चाहिए। फिर आपको थोड़ा एनवायरनमेंट के ऊपर, थोड़ा करंट अफेयर्स के ऊपर आपको मतलब रेगुलर, मतलब वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल कन्वेंशन कहाँ क्या हो रहा है, ये लास्ट को 26 कहाँ हुआ था, इसके बाद किस कंट्री में होने वाला है, आपको इसकी नॉलेज आपको डे टू डे जानकारी रखनी चाहिए। उसमें ज्यादा करंट अफेयर्स ही काम आता है। और पीपल एंड एनवायरनमेंट वो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें ज्यादातर मतलब जो एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट है या ज्योग्राफी है, उनके लिए वो यूनिट थोड़ा आसान हो जाता है। तो हमें मतलब टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड पर हमें कंसेप्ट में काम करना चाहिए। और सेकंड पेपर में मैं ये कहूंगी कि सेकंड पेपर में आप टेक्चुअल और कॉन्सेप्ट दोनों को एकदम बैलेंसिंग बना के जाना होगा, क्योंकि वैसे तो मैं मतलब आप जितना क्लास लेते थे मैं पूरा देखती थी। मैंने आपके पीडीएफ्स को 2 बार 3 बार 4 बार बहुत बार पढ़ा, तो आपके पीडीएफ्स में बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे बहुत गेन हुआ।
लेकिन मैं जो इसके साथ करती थी कि एक्स्ट्रा जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आता था तो मैं उसके ऊपर कुछ ज्यादा स्टडी करती थी, मतलब डीप में जाती थी कि इसके बाद इसके अंदर क्या हो सकता है। तो मैं बहुत पढ़ती रहती थी, सारा दिन पढ़ती, गूगल सर्च करना वो मेरा हॉबी बन गया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा उस सब्जेक्ट के अंदर जाती थी। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको जूलॉजी के टॉपिक में मिल जाएंगे, जियोलॉजी के टॉपिक मिल जाएंगे, आपको मैथ्स का भी थोड़ा बेस रखना होगा और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बेस रखना होगा। तो मेरे लिए जो ज्यादा काम कर गया कि मैं ट्यूशंस पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो उनका जो साइंस एसएसटी का जो मैं टॉपिक पढ़ाती थी तो वहां मैं उनको पढ़ाने के साथ साथ मैं खुद भी पढ़ती थी, तो वहां से भी मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिला। तो मैं ये कहूंगी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मतलब जो वो पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा बाहर की दुनिया का नॉलेज उनको रखना चाहिए, तभी मतलब आपको मतलब और फिर आपको मतलब जो आप फैक्चुअल क्वेश्चन थे आप उसका नोट्स बना सकते हैं। तो ऐसा करके एक स्टूडेंट मतलब बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो एक कदम दो कदम वो आगे हमेशा रहेगा। मतलब जो स्टूडेंट ये सब टेक्निक अपना सकता है या कर सकता है, तो थोड़ा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, तो वो मतलब बाकी स्टूडेंट से वो ज्यादा आगे रहेगा। उसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट पे भी जेआरएफ हो सकता है, सेकेंड अटेम्प्ट पे भी जेआरएफ हो सकता है। और जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है उनके लिए मतलब जेआरएफ निकालना बहुत ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था कि 2014 के बाद एक लंबे गैप के बाद मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के पूरे सब्जेक्ट पूरा सिलेबस मैंने आपको वो विजार्ड ऑफ ज्योग्राफी के एकदम लेसन 1 से मैं पूरा कवर किया। तो वहां से मेरा मतलब जितने सारे कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए, बहुत ही अच्छी क्लास थी। तो शुरू में मुझे मतलब थोड़ा मुश्किल होता था कि एफर्ट ज्यादा देना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब विद टाइम एंड पेशेंस के साथ मतलब आज मैं यहाँ हूँ। टाइम एंड पेशेंस बहुत जरूरी है। दोनों ही पेपर इतने लेंदी हैं दोनों ही पेपर, चाहे आप पेपर 2 को लीजिए, पेपर 1 को लीजिए, सब लेंदी हैं। और ना जिसके अंदर पेशेंस है वही जेआरएफ क्वालिफाई करेगा, ये इस वक्त के एग्जाम की सबसे फर्स्ट डिमांड है। गौरव, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? क्या था आपका स्ट्रेटजी जेआरएफ के लिए? आप शेयर करिए हमारे साथ। सर, जेआरएफ की जो स्ट्रेटजी है सर, मैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। एक पार्ट जो है जो स्टूडेंट्स और लर्नर अभी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में है और ऑलरेडी जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, अभी रनिंग स्टूडेंट्स है, तो उन लोगों के पास इजी है अभी सब कुछ मतलब गेन करने के लिए नॉलेज, क्योंकि वो रनिंग स्टूडेंट है। तो उसके लिए मैं आऊँगा। उसके बाद जो मेरा सेकेंड स्ट्रेटजी है वो ऑलरेडी पास हो चुके, जैसे कि जैसे पर्णिका, ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इन लोगों का मास्टर्स हो चुका है पहले से, इन स्टूडेंट्स को गैप हो चुका है बहुत सारा, तो इन लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा कि रोज मतलब इन लोगों को रोज पढ़ना तो पड़ेगा जियोग्राफी सब्जेक्ट्स में, एंड डेली 2 आवर्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा पेपर 1 के लिए। दिस इज मस्ट एंड कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू क्रैक द जेआरएफ। तो 1 घंटे में इस बार आऊँगा मैं पेपर 1 में, जो 2 घंटे हमें बोला, 2 घंटे में क्या करना चाहिए? 2 घंटे में हम लोगों को जो थियोरिटिकल पार्ट है उसमें 1 घंटे, 2 घंटे में जो 1 घंटे आएगा उसमें 1 घंटे में हम लोग को थियोरिटिकल पार्ट देखना पड़ेगा। कोई भी हम लोगों के पास कोई भी यूनिट हो उसको देखना पड़ेगा, और जो 1 आवर बचा है उसमें से हम लोग को डेली और नहीं तो 2 दिन में एक बार हम लोगों को डीआई का सेक्शन मतलब एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और नहीं तो और उसके साथ साथ हम लोग को मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग ये डेली और ट्वाइस मतलब 2 दिन में एक बार हम लोग को देखना पड़ेगा, ये मस्ट एंड कंपल्सरी। उसके बाद जो जियोग्राफी है जो हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोगों को स्ट्रेटेजी पहले ये होना चाहिए, फर्स्ट टाइम हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस पे हम लोग को ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए ठीक है आज पढ़ लेते कि रीडिंग कर लेते अगले दिन करूंगा, ऐसा नहीं। हम लोग जो भी चीज जैसे कि बोलते हैं ना सर, फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज फॉर अ गुड इंप्रेशन शुड बी लास्ट इंप्रेशन। सो हम लोग जब फर्स्ट टाइम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको दिल से और
मतलब दिमाग से, और मतलब ऐसा पढ़ना चाहिए कि हाँ मैं इसको लास्ट टाइम के लिए पढ़ रहा हूँ, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि जब मैं खुद आपका जो फर्स्ट पीडीएफ था बुक्स एंड ऑथर्स के लिए जो पीडीएफ था, उसको मैं बहुत अच्छे से किया था फर्स्ट दिन, क्योंकि मैंने नहीं चाहता था कि मैं ऐसे पढ़ जाऊँ कि हफ्ते में एक बार रीडिंग कर जाओ तो मुझे कभी भी याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं उसको फर्स्ट टाइम बहुत अच्छे से किया था, एवं वही फर्स्ट दिन में उसको 2 बार मिनिमम रिवीजन किया था उसको। तो उसके बाद मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा कि उसको फिर से देखूं, ऐसा मुझे नहीं करना पड़ा। और फर्स्ट में आऊँगा कि जो मैं बोला ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए, उस जियोग्राफी तो उन लोगों के पास चल रहा है, उन लोगों के पास सीक्वेंस वाइज चल रहा है सब कुछ। और उसके साथ साथ जो उसका सिलेबस है पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन का, वो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन उन लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा नेट के लिए, क्योंकि नेट का सिलेबस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसके साथ कोई रिलेशन, मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन है लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा इसमें, तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। और जो सर हम लोगों के पास जो पोस्ट ग्रेजुएशन में उन लोगों के पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि उन लोग को इसके बाद जाना है पीएचडी में देना है, तो उसके पास जो पेपर 1 है वो भी उन लोगों के पास इजी हो जाता है सब कुछ, कि पेपर 1 में उन लोग अच्छे से देखेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट जो है तो वो डायरेक्टली सीधा एकदम एंट्रेंस में आ जाता है। तो ऐसा होता है, एक स्ट्रेटेजी टाइप का होता है। और जो मैं ड्यूरेशन बोलूँगा 6 मंथ तो सर मिनिमम लग जाता है कि एक पूरा पेपर 1 पेपर 2 को, मतलब अच्छे से नहीं बोलूँगा कि 70% तो हम लोग को मतलब ग्रैब हो जाता है कि हाँ मतलब ठीक ठाक हो जाते हैं। तो 6 मंथ में हम लोग ग्रैब कर लेते हैं पूरा सिलेबस को। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैं 6 मंथ पे ग्रैब कर लिया था, लेकिन 6 मंथ के बाद जो पोस्टपोन होने के बाद जैसा टाइम मिला था, वो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम आ गया था उसमें, कि एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें ले लूँ, एक्स्ट्रा कुछ कर लूँ। और एंड आई एग्री विद पर्निकर्स पॉइंट, दैट इज द जियो पॉलिटिकल्स जो न्यूज़ होता है रोज, ये हम लोगों को रोज देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं रोज अभी भी पिछले 2 से 2.5 साल से मैं रोज 2 से 3 वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मतलब पेपर और न्यूज़पेपर पढ़ने का इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास। इसलिए मैं ऑथेंटिक वीडियो साइट से, ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल से मैं रोज जियो पॉलिटिकल न्यूज़ देखता हूँ मैं, जिससे थोड़ा बहुत हम लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें हेल्प मिल जाता है। एंड नेट का जो मैं इस बार पैटर्न देखा, इसके पहले मैं 2018 में एग्जाम दिया था, लेकिन उसको मैं काउंट नहीं करूंगा, इसके लिए मैं उसके लिए एक वर्ड भी नहीं पढ़ा, एक वर्ड जस्ट में सब लोग जा रहे थे मैं भी देखे चला आया, तो उसको मैं रिजल्ट भी नहीं पाया था कि उसका रिजल्ट क्या आया था। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है पेपर करने के लिए। तो इस बार मैं जब एग्जाम दिया तब मैं देखा कि ये सिर्फ जियोग्राफी से रिलेटेड नहीं है, हम लोग को बाहर का जो जियोपॉलिटिक्स है इससे भी रिलेट करके कुछ देखना पड़ेगा सब कुछ। तो जियोपॉलिटिक्स हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें। और स्टडी मटेरियल्स के लिए तो मैं पहले भी बोला, आज भी सेम बात बोलूंगा, मैं कोई भी बुक्स फॉलो नहीं किया अभी तक। आपका मटेरियल जो था उसको मैं फॉलो किया था, और आपका जो नोट्स है मैं क्लास में नोट्स लेता था, रोज नोट्स लेता था, लेकिन मैं उस नोट्स को रखा था 10 दिन पहले तक। मैं 10 दिन पहले से स्टार्ट करूंगा, उसके पहले से आपका पीडीएफ, मतलब मैं नोट्स सिर्फ लेता था, लेके रख देता था, मैं उस नोट्स को देखा ही नहीं, सिर्फ मैं पीडीएफ का फॉलो किया। मैं आपको पीडीएफ 5-6 बार रिविजन कर चुका था, मैंने देखा कि आएगा तो इसके अंदर से आएगा। और ये तो मेरा था आपका पीडीएफ, और जो आपका लाइव टेस्ट था सब कुछ था उसमें मैं सोचता रहा, मतलब हर रोज सोचता था कि मुझे जो आपका क्लास में जो आते थे 1000-1500 बच्चे, मैंने सोचा कि इसमें तो मुझे रैंक लाना ही है इसमें, अगर मैं इसमें भी रैंक नहीं ला पाऊंगा तो इसमें इतना सारे बच्चे रहेंगे तो मैं कैसे रैंक ला पाऊंगा। तो ये थोड़ा एटीट्यूड था, और पॉजिटिव एटीट्यूड हम लोग को ऑलमोस्ट रखना पड़ेगा। हम लोग पहले ही सोच लेते थे कि हम लोग से नहीं होगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, तो अगर मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट फर्स्ट टाइम में ला रहे तो मतलब इतने अच्छे से अब जनरेशन आ रहे, इतने अच्छे स्टूडेंट से इन लोग क्यों नहीं ला पाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि सब लोग बहुत अच्छे, सब ला पाएंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, कि ऐसा सोचिए कि इस बार ही लास्ट, मतलब नेक्स्ट टाइम मत दूंगा, इस बार ही दूंगा, इस बार ही मुझे जेआरएफ चाहिए, ऐसा एटीट्यूड रखिए, मतलब कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो मैं बोलूँगा, तो फर्दर डिस्कशन में और भी डिस्कशन होगा। तो ये सब के लिए आपको थैंक यू सो मच सर। बहुत से आपको फिर भी बोलूँगा थैंक यू, जितना बोलूँगा उतनी थैंक यू कम पड़ जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गौरव फॉर योर प्रीशियस स्ट्रेटजी जो आपने शेयर किया। आई होप लर्नर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। रविंद्र राइट, आपका क्या स्ट्रेटजी रहा
और चूंकि आपने पहले भी एग्जाम दिया था, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कई बार क्या होता है, स्टूडेंट बार बार पेपर देते हैं और बार बार उनको मतलब सक्सेसफुल हो नहीं पाते हो। ऐसी क्या गलतियां होती हैं जो हम पहले करते हैं और बाद में उनको नहीं करते हैं तो आप अपना JRF क्लियर हो जाता है? थोड़ा इसको बताते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करिए हमारे साथ। सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था 2018 दिसंबर में। अपेयरिंग में मास्टर्स सेकेंड सेमेस्टर था मेरा, और मेरा 53.33% के साथ OBC में मेरा क्लियर हो गया था नेट। सर उस टाइम तो पता नहीं था कि नेट मतलब क्या आगे देने वाला है नहीं देने वाला, लेकिन एक बात थी कि हाँ मैं इसके लिए प्रिपेयर हुआ और मैं क्वालिफाई कर गया, तो अच्छा फील हुआ था। उस टाइम का मेरा स्ट्रेटजी था कि बस पढ़ना है, क्योंकि सर ना मैं उस टाइम आपको जानता था, ना मैं अपने कॉलेज में जो सर यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा मतलब जहाँ मैं पढ़ रहा था वहां भी अच्छे से क्लास तो हो नहीं पा रही थी। तो एक नाम नहीं लूंगा उस गाइड का, बट उस गाइड से मैंने पढ़ाई की थी और उसके रॉन्ग चीजें बाद में समझ में आई। मुझे उस टाइम तो बस एक जुनून था सर कि मुझे पढ़ के और निकालना है, एनी हाउ जैसे भी होगा मुझे बस निकालना है। तो सर उस टाइम तो मेरा नेट निकल गया। अच्छा। PYQ मैंने छुआ तक नहीं था सर, उस टाइम टच भी नहीं किया था। जो भी नॉलेज था मेरा खुद का था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने मतलब 29 करेक्ट हुआ था मेरा पेपर 1 में, जो कि मेरा मैथमेटिकल और टीचिंग ये दो मेरा फेवरेट रहा है, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ इन दोनों को लेकर। तो 29 करेक्ट हुआ और इसमें ज्योग्राफी में 51, ओनली 51, और बस मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट सर उसके लिए मैंने एक और अपडेटेड उसी कंपनी का एक और अपडेटेड बुक खरीदा ताकि मुझे कुछ नया मिले। मैंने सर यकीन नहीं करेंगे लोग, मैंने 40 बार से ज्यादा कॉल किया था उस कंपनी को कि आप अपडेट कीजिए बुक को, इसमें कुछ कमी नजर आ रहा है मुझे। हाँ सर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जून अटेम्प्ट किया 54% 2019, फिर कोई PYQ वगैरह कुछ भी नहीं, कहीं से कोई सजेशन ही नहीं था सर। थोड़ा सा यूट्यूब आपका नाम भी सजेस्ट नहीं कर रहा था यूट्यूब, पता नहीं क्यों। फिर सर 2019 दिसंबर में मैंने अटेम्प्ट दिया, उसमें भी 1 क्वेश्चन से फिर से मैं रह गया, नेट भी नहीं हुआ। मैं उस टाइम सोचा कि मतलब मैं अलग नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी, इसलिए मेरा नहीं हो रहा है और अलग रिजल्ट चाहिए, तो फिर अलग करना होगा, मतलब कुछ इंक्लूड कर रहा हूँ, कुछ छूट रहा है मेरा। और मेन बात तक ये था सर कि जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम सिलेबस को सही से पढ़ते नहीं है। हमारे हाथ में लग गया, हमने सोचा ये जादू की छड़ी है, इसको मतलब मैं चला देता हूँ, मेरा रिजल्ट हो जाएगा। और वो गलती मैंने की थी। 3 अटेम्प्ट में हुआ, 4th अटेम्प्ट आपके साथ हुआ 2020 नवंबर में। तो उसके पहले तो सबको पता है कि कोविड-19 का आगमन हो चुका था हमारे देश में, तो इतना ज्यादा टफ सिचुएशन था, मैंने शेयर भी किया था मतलब क्लास में कि मैं मतलब कुछ ऐसा हुआ था, मैं मरते मरते बचा था सर। वो जून था 5 जून 2020। यस हॉस्पिटलाइज हो गया था मैं। मेरा उस टाइम कुछ इशू हुआ जो पूरे 1 साल तक चला, पूरे 1 ईयर कंप्लीट, और मुझे रिकवर होने में उतना ज्यादा लग गया। फिर सर नवंबर में जब मेरा एग्जाम हुआ तो उस टाइम तक तो आपका ऑलमोस्ट चीजें मेरे पास आ चुकी थी, क्योंकि मैंने PYQ रेगुलर नहीं मेंटेन किया था तब सर। इस बात को मैं अभी भी मानता हूँ, जो मेरा वो मिस्टेक था, वरना मेरा उस टाइम हो गया था JRF। मैंने जो गलतियां की वो गलतियां ये थी कि मैंने PYQ नहीं किया था। आपके दिए हुए PDF मैंने पढ़ा कम, लेकिन वीडियो पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता था, PDF पर थोड़ा कम ध्यान देता था, रिवीजन नहीं हो पाता था मेरा। तो उसके बाद फिर उस टाइम नहीं हुआ तो थोड़ा सा बुरा लगा सर, डेफिनेटली लगना ही था। पढ़ाई की थी मैंने, लेकिन फिर खुद को समझाया कि नहीं, एक ही तो हूँ सर, ऑलमोस्ट इस ब्लॉक की बात करूंगा सर, पॉपुलेशन ढेर सारा है, लेकिन नहीं, हायर एजुकेशन में किसी को जाना ही नहीं है सर। पता मेरे बाद जितने भी मैट्रिकुलेशन दिया है ना सर 2009 के बाद, मैक्सिमम ने पढ़ाई छोड़ दी है, पढ़ ही नहीं है सर। तो ये एक चीज मेरे लिए पॉजिटिव बना कि नहीं, कुछ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन मेरे खुद के लिए होते थे और आंसर भी खुद ही मैं देता था। और फिर उसके बाद जब नवंबर का एग्जाम हुआ खत्म, मेरा रिजल्ट हुआ ओनली नेट, बट परसेंटेज इंक्रीज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से मेरा परसेंटेज इंक्रीज हुआ।
2 क्वेश्चंस बढ़े मेरे सिर्फ उस टाइम। 51 से 53 में पहुंचा, लेकिन वो मेरे लिए टू इम्पोर्टेंट इसलिए रहा ना सर कि पहले मैंने तुक्का बहुत सारा लगाया था फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट, लेकिन अब की बार मैं श्योर था उन क्वेश्चंस के लिए। कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा उस टाइम पे, एग्जाम क्लियर होता लेकिन Yes, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। नहीं रहा था कॉन्फिडेंस। उसके बाद फिर 2020 भी गया मेरा, फिर मैंने मतलब खुद को फिर इसके लिए तैयार किया। तब तक मेरा 2019 में ही एग्जाम मेरा मास्टर जो था क्लियर हो चुका था, एक तो वो गया एग्जाम। फिर मैंने 19 गया, दिसंबर वाला एग्जाम बेकार गया। फिर जो नवंबर आया दिसंबर इसका 2020 का, वो भी एग्जाम नेट क्वालिफाई हुआ। 58% ओवरऑल मेरा रहा था मार्क्स, 34 रहा था पेपर 1। मेरा हमेशा सपोर्टिव रहा है पेपर 1। मैं इस मामले में खुद को लकी मानूंगा, क्योंकि ढेर सारे लर्नर है सर कैसे मतलब पेपर 1 किया जाए। आज मेरे पास मोर देन 50 मैसेज आ चुके हैं, मैसेजेस मोर देन 50। सर आपने पेपर 1 में 36 कैसे करेक्ट कर लिया, पेपर 1 में 36 कैसे करेक्ट। इस मामले में मैं लकी हूँ सर, स्पेशली कि मुझे पहले से ही मैथमेटिकल रीजनिंग था, टीचिंग एप्टीट्यूड, 2 चीज मेरे पास था। और दूसरा कि जो नवदीप मैम का जो था स्ट्रेटजी, वो पेपर 1 मुझे बहुत हद तक आगे लेके गया। आपका भी जो रिसर्च का है वो पर्सन मुझे बहुत हेल्प की। फिर सर अब जब नवंबर खत्म हुआ 2020, उसके बाद जो 21 जो बीता ना सर, वो मेरे लिए स्पेशल था। मैंने अपने आप को पूरी तरह से आपके पीडीएफ को और पीवाईक्यू इन दोनों के नाम कर दिया। मेरे पास जब टाइम मिलता था, डजंट मैटर कि मैं 4 बजे सुबह उठ के पढ़ रहा हूँ या रात के 12 बजे पढ़ रहा हूँ, ये मायने नहीं रखता है। आप कब पढ़ रहे हैं ये आपको नहीं देखना है, आप कितना पढ़ रहे हैं और वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। आप लेके बैठ जाएंगे और पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं मैंने 8 घंटे पढ़ाई की थी, मैंने 10 घंटे पढ़े, मैंने 12 घंटे पढ़े थे। मैं उनको कहता हूँ कि जो अगस्त से तो डेट निकलना शुरू हुआ था कि अब एग्जाम हो जाएगा, अब एग्जाम हो जाएगा, और डेट भागते ही जा रहा था। उस टाइम से मैंने 2 घंटे पढ़ाई करने शुरू की कंटिन्यू, 2 घंटे बस, ये इनफ था मेरे लिए। पेपर 1 मैंने साइड में रख दिया था कि अब बहुत सारा टाइम हम दे चुके हैं पेपर 1 को, ये काफी है। 35 मुझे, मैं श्योर था सर 35 को लेकर रख दिया। जाओ। और फिर सर पेपर 2 मैं पूरी तरह से उसको टाइम दे दिया। मैंने कहा बहुत डरा दिया इसने, अब तो जरूर इसको पार करना है। और फिर आपके पीडीएफ और पीवाईक्यू 2 चीजें। मैं सर क्लास लाइव ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था, क्योंकि आपने भी सजेस्ट किया था कि जो लर्नर 3 टाइम्स वीडियो देख चुके हैं वो आप पीडीएफ के साथ रह सकते हैं। सर इस जर्नी में मेरे पेरेंट्स और आप, और इसके अलावा अगर कोई एक पर्सन रहा तो मैं मतलब नाम लेना चाहूंगा, बेस्ट फ्रेंड आप जानते हैं सर उनको, विकासिता कालिता जी। यस सर एग्जाम 2021 में जब मैं एग्जाम दे रहा था, अभी 2022 5 जन को, तब मोर देन 15 क्वेश्चन सर मैं जस्ट आपको मतलब कह रहा था कि सर आप मेरे सामने बैठे हुए लगा। अब मैं आपके मतलब जस्ट पोल कर रहा हूँ, मैं आंसर को मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको देख के पोल कर रहा हूँ, ये सर का क्वेश्चन है, मैंने पोल कर दिया और हो गया करेक्ट सर। एक भी रॉन्ग नहीं हुआ उसमें मेरा, 15 on 15 एक भी रॉन्ग नहीं हुआ सर, 100% मेरा करेक्ट गया। और एक क्वेश्चन ऐसा है सर, मैंने उनको याद किया स्पेशली उनका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी विकासिता जी का, तो मैंने मतलब जब सर पॉकेट में मेरा हाथ चला गया कि मैं उनको कॉल करूं, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इस तरह से वो भी सब मतलब इतना सपोर्टिव रही। तो ऑल अबाउट यू, मैक्सिमम मतलब 99.99% सर इसमें आप ही का योगदान है, बाकी इसमें पेरेंट्स और अदर पर्सन आएंगे। थैंक यू। और फिर इसमें 52 में 51 से सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 51 एंड 5th अटेम्प्ट 72 करेक्ट हुआ सर ज्योग्राफी में, जिसकी वजह से मेरा JRF रुक रहा था और वो आपने दिलाया सर। सब्जेक्ट में हमेशा नहीं बोलता हूँ सबको, सब्जेक्ट पे कमांड आप बनाओ, सब्जेक्ट ही आपको JRF दिलाएगा। पेपर 1 आपके लिए सपोर्टिव सब्जेक्ट है, आपका समझ जाओ कि वो बैकबोन है, आपको सपोर्ट करेगा, बट जो JRF दिलाएगा वो आपका सब्जेक्ट ही है। थैंक यू रविंदर। अभी आते हैं फिर एक क्वेश्चन पढ़ने का आपके लिए है कि व्हाट ट्रिगर्स यू एक्चुअली टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। क्यों आपने सोचा कि मुझे इसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है? क्योंकि आप देखो अगर आपके स्टडी में गैप था तो क्या ये शुरू से था या फिर आपने अभी डिसाइड किया इसके बारे में? और क्या आप लाइफ का आपका क्या गोल था कि बस ये एग्जाम देना है, इसी को क्वालिफाई करना है?
सर मेरी इंस्पिरेशन हमेशा मेरी फैमिली रही है। तो मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं हायर एजुकेशन करूं। तो पहले जब क्या होता था कि मैं उतनी सीरियस नहीं थी पढ़ाई के लिए। तो फिर जब मैंने देखा कि मेरी फैमिली से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया है और फिर कोई अच्छे पोस्ट में काम कर रहे हैं, तो उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिला कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो फिर मेरा मेन ऑब्जेक्ट था कि मैं टीचिंग पोस्ट में आऊँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ तो मेरी जो बाकी जो गोल है, जैसे पीजीटी, फिर स्कूल सर्विस कमीशन, ये जो एग्जाम्स हैं उनके गोल्स भी वो कवर हो जाएंगे। तो फिर इसी सब को मैंने ध्यान में रख के मैंने ये इसमें मतलब पढ़ाई शुरू की थी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब पहले से आपका एक बैकग्राउंड था कि थोड़ा सा घर में ये माहौल था हायर एजुकेशन का। बहुत अच्छी बात है और बहुत मैं कह सकता हूँ कि लकी भी होते हैं वो इंसान जिनके घर में ही जिस चीज को प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो माहौल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो उन्हें जानकारी चाहिए होती है वो घर से ही मिल रही होती है। कई बार स्टूडेंट को इन सब चीजों के लिए बाहर दूसरों की तरफ देखना पड़ता है, कई बार निराशा भी यहाँ मेरी फैमिली इंस्पिरेशन है। दैट्स गुड। आई होप आपकी फैमिली वीडियो जरूर देखेगी और उनको बहुत प्राउड फील होगा आपके ऊपर। Okay, so Gaurav, what was your inspiration? Sir, my inspiration was my mother and father. तो एक्चुअली सर पहले से मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से था क्योंकि मेरा मास्टर्स था जेएनयू से। तो मैं एक्स्ट्रा जियोइंफॉर्मेटिक्स में नॉलेज गेन करने के लिए मैं सिम्बायोसिस ज्वाइन किया कि मुझे एक्चुअली में मतलब बचपन से ही मैं ऐसे जो चीज़ मुझे एक बार चाहिए तो मैं उसको डिटेल में जाके मतलब उसको मैं नॉलेज चाहिए मुझे मतलब छोटे में नॉलेज नहीं चाहिए। मैं जियोइंफॉर्मेटिक्स नॉलेज चाहिए तो मुझे मास्टर्स ही कर लिया मैं उसके ऊपर, तो मास्टर्स ही चाहिए मुझे। क्योंकि सर मुझे आपको मैं उस दिन भी बोला था जब मैं जेईई में गया था, पहली बार मैं एग्जाम दिया, मुझे नहीं मिला, मैं दूसरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, मैं मास्टर्स कर रहा था। मैं फिर से उधर जेईई में एग्जाम दिया, फिर मुझे हुआ मतलब चाहिए उसको। मैं उसका जेईई कंप्लीट किया, कंप्लीट करके जियोइंफॉर्मेटिक्स नॉलेज चाहिए, मास्टर्स ही कर लिया उधर से। मैं कंप्लीट करने के बाद मुझे इंडस्ट्री में जाना था, इंडस्ट्री में गया तो लेकिन मेरा जो दोस्त है वो ऑलरेडी अभी मेरे से 2 साल पहले से पीएचडी कर रहे जेएनयू से और दूसरे यूनिवर्सिटी से। तो मैंने सोचा कि सब लोग कर रहे तो मैं क्यों ना करूँ। ये मेरा पहला ट्रिगर था कि मेरा सब लोग दोस्त है और मेरे मम्मी पापा भी चाहते हैं कि हायर स्टडीज में जाऊँ मैं और सब लोग दोस्त कर रहे सब लोग। ये मेरा फर्स्ट जो ट्रिगर पॉइंट था। और दूसरा ट्रिगर पॉइंट था कोविड-19। जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गया, जब मैं जॉब कर रहा था, उस टाइम मैं महसूस किया कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ अभी जिस जगह पे। तो तब से मैं सोचा कि नहीं कॉर्पोरेट से नहीं, अभी इसको छोड़ो इधर, तो छोड़ के अभी हायर स्टडीज में ज्वाइन करो। तो मैंने क्या किया सर, मेरा 1 year 2 month मेरा पूरा वर्किंग पीरियड था मेरा। तो उसके बाद मैंने जितना मेरे पास सेविंग्स था, तो जब मैं था एक्चुअल था अहमदाबाद में। जब मैं अहमदाबाद से मैं घर आया, मेरा आने के लिए मेरा खुद का सेविंग से मेरा 35,000 खर्च हो गया उधर से। मतलब इतना उस टाइम पे इतना पीक पे था जब कोविड-19। और मैं जो फ्लैट पे था उसका बगल वाला फ्लैट में कोविड। ऐसा सिचुएशन से मैं आया तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ा सब कुछ, तो खर्च हो गया। और आने के बाद और मैं ऐसा एज ग्रुप से हूँ मैं, मतलब मैं 1 साल भी वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मतलब 1 साल वेस्ट कर दिया तो मतलब छोड़ना ही पड़ेगा। अभी ऐसा हो गया मेरे पास, मैं भी छोड़ नहीं सकता। मैंने सोचा कि डू और डाई, करो और मरो, मतलब ऐसा। मैंने मेरा प्रोविडेंट फंड पूरा खाली कर दिया। खाली करके सब्सक्रिप्शन फास्ट में पता चला कि अनअकैडमी कुछ होता है तो मैं तुरंत उसको मतलब किसी और जगह खर्च ना हो, प्रोविडेंट फंड जो मेरे पास था उसको खाली करके मैं अनअकैडमी पास 6 month का सब्सक्रिप्शन लिया। जो पैसे फाइनली मेरे पास अभी, जैसे कि मैं फिर भी वो वर्ड यूज करना चाहूंगा, मिशन J&J, मतलब दो जे मुझे चाहिए था। हाँ सर, मिशन अकम्प्लिश। और मेरे पास जो हैट था वो सर मैं आपको इसलिए नहीं डेडिकेट किया था इतने दिन से। मैंने सोचा था मैं डेडिकेट करूंगा उसी दिन करूंगा जिस दिन मुझे मिलेगा। तो जब मुझे मिला तब मैं आपको डेडिकेट किया। तो मैंने सोचा कि ये सही टाइम है, मतलब एक गुरु को
मतलब कुछ तो देने का मतलब एक सही टाइम आया, तो मैं आपको इसलिए डेडिकेट किया। थैंक यू। तो अगर मैं सर सेल्फ स्टडी करता तो शायद पहुंचता, इस मौका पे मैं पहुंच जाता एम पे, लेकिन थोड़ा और स्ट्रगल करना पड़ता और थोड़ा रूट मतलब रोड जो है वो तो लॉन्ग हो जाता। तब टाइम एंड एफर्ट्स थोड़ा सा shortcut रिड्यूस हो जाता है, टाइम और एफर्ट्स दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं, तो आपका भी एफर्ट हमारा भी एफर्ट कंबाइंड होता है तो थोड़ा स्पीड में सारी चीजें हो पाती हैं। थैंक यू मतलब जो लिए सब्सक्रिप्शन लिए, मैं सिर्फ एक ही 2 सेंटेंस में सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि जो लर्नर्स सर से पढ़ेंगे और पढ़ रहे, जो सुन रहे हम लोग को, मैं यही बोलूंगा, आपने इन्वेस्ट किया कुछ आपके लिए एंड आपके फैमिली के लिए। जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो मैं बोलूंगा कंटिन्यूटी इज मस्ट। आप रोज क्लास कीजिए, कमेंट सेक्शन आप कोई देखते हो बोलते हैं कि सर कमेंट ऑफ कर दीजिए, आप खुद कमेंट ऑफ कर दीजिए। मतलब आपने चाहते कि आपको कुछ बनना है, कोई आपको कुछ नहीं दे देगा कि आपने लीजिए, आप ले लीजिए। ये दुनिया कुछ अलग है कि मैं बहुत कुछ देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। मतलब दुनिया में कोई कुछ नहीं देगा मुझे, मुझको छीनना पड़ेगा सबसे। आज मैं जेआरएफ लिया, मुझे ऐसे नहीं मिल गया, मुझे सबसे छीनना पड़ा है चीजें। छीनने के लिए हम लोग को एफर्ट देना पड़ेगा सबको। कोई कुछ नहीं, आप पढ़ेंगे सब, आप तो मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, आप देख नहीं रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई ऐसे पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम सबको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ना पड़ेगा कमेंट सेक्शन। बहुत अच्छे। ये स्ट्रेटजी अगर लर्नर्स सुन रहे होंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि अगर जेआरएफ पाना है तो कुछ इस तरीके से आपको एफर्ट्स डालने होंगे अपने स्टडी में। थैंक यू गौरव। अच्छा गाइस, चलते हैं अपने डिस्कशन के लास्ट राउंड पे आ चुके हैं हम लोग। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, क्वालिफाइड टॉपर्स लोग, अपनी तरफ से एक मोटिवेशनल जो वर्ड्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वन बाय वन आप सभी लोग बताएं अपनी तरफ से। सबसे पहले पढ़ने का आपके पास में आऊंगा। पहले गौरव बोलेगा, मुझे अभी कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए गौरव आपके पास आते हैं। तो गौरव सबसे पहले आप, हाँ ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल। मुझे खुशी होगा ये बोलने के लिए कि मैंने जब से मेरा रिजल्ट आया जेआरएफ का, मैंने बहुत सारा मैसेज रिसीव किया। तब मैं देखा सब बोल रहे कि भैया मेरा इस बार हुआ कि नहीं हुआ, मेरा इस बार नहीं हुआ, तो मैंने मतलब छोड़ दिया, मेरे से नहीं हो सकता। तो मैं इसी सेशन से मैं रविंदर से मतलब देख के मैं बोलूँगा, आप रविंदर को देखिए, वो फर्स्ट टाइम नेट किया, मतलब 5th टाइम में वो जाके जेआरएफ हुआ। अगर वो पहली बार मैं छोड़ देता हो तो आज वो इस मतलब सेशन में नहीं रहते या इस जगह पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मतलब रविंद्र के अंदर कोई क्वालिटी और कोई कैलिबर कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि उसको थोड़ा गाइडेंस चाहिए था उस टाइम पे, तो उस गाइडेंस को वो बाद में फॉलो किया, तो आज वो इस मतलब एम पे पहुंच गया, मतलब इस मौका पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग मतलब जो देख रहे हो लर्नर, आपसे नहीं हो रहा है, इस बार नहीं हुआ आपको, इसका मतलब नहीं कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते हैं। सब लोग, आप सब लोग, हम सब जैसे ही है, हम सब लोग एक साथ ही पढ़े, लेकिन क्या है हम लोग को कुछ स्ट्रेटेजी में और कुछ चीज में मतलब थोड़ा डिफरेंट हम लोग सोच लेते हैं किसी टाइम पे। तो किसी को ट्रिगर हो जाता है वो चीज, किसी को ट्रिगर नहीं होता है। तो आप सब लोग ऐसा मत सोचिए नहीं होगा। जो मेरे पास मैसेज किया मेरे पास सब लोग, आप सब लोग सुन ही रहे होंगे मुझे, तो मैं बोलूँगा कि इस बार आप लोग थोड़ा और ताकत से फाइट कीजिए और ये मतलब दिखा दीजिए सबको कि आप सबसे भी हो सकता है और आप सब लोग बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे इस बार। सर को एंड हम सबको प्राउड करेंगे। तो मैं सबको बोलूँगा कि आप सब लोग ऑल द बेस्ट, और मेरे तरफ से मैं हमेशा सबको बेस्ट विशेस देता हूँ, और मेरा बेस्ट विशेस तो आप सब लोगों के पास हमेशा रहेगा, मतलब अभी भी है आप सब लोगों के पास। और मोटिवेशन आप सब लोग जब ले रहे हो ना किसी वीडियो से या किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, वो होता है एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। आप ले रहे हो लेकिन 1 घंटे में 2 घंटे में भूल जा रहे हो, तो वो चीज ना मतलब हम लोग के पास काम नहीं करती। 1 घंटे के लिए काम करता है, हाँ हम लोग सुन ले कुछ मोटिवेशनल स्पीच, 1 घंटे में मतलब सोच ले कि हम लोग कुछ भी कर देंगे अभी, तो 1-2 घंटे के बाद हम लोग फिर से भूल जाते हैं। आप लोग को ना एक काम करना पड़ेगा कि हम लोग इंटरनल मोटिवेशन लाइए, इंटरनल मोटिवेशन, कि हम लोग से क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं।
क्या कौन सा चीज़ नहीं है हम लोगों के पास। हम लोगों के पास सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोगों के पास दिमाग है। वो दिमाग को हम लोग यूज़ करके हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस दिमाग को यूज़ कीजिए हमेशा। और इस दिमाग को जब यूज़ करो ना, तो इस दिमाग को यूज़ करने का कुछ पैटर्न होता है कि हम लोग मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर देते, किसी दूसरे चीज़ में वेस्ट कर देते। लेकिन अभी दुनिया ऐसा बदल चुका है ना कि हम लोग किसी दूसरे चीज़ में अगर टाइम वेस्ट कर देते ना, वो टाइम हम लोगों को लाइफ के लिए काउंट नहीं होगा। वो अगर टाइम, तो हम लोग को प्रोडक्टिव टाइम यूज़ करना पड़ेगा। तो पर्णिका आ चुके हैं हम आपके पास वापस। यस सर, मैं ये कहूँगी कि जो नेट की एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है या कर रही है जो स्टूडेंट्स है, तो मुझे मेरिट वाइज ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या कोई कम इंटेलिजेंट नहीं है। हमारा मेरिट बिल्कुल 1-2% आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम एक ही मतलब हमारा सबका इंटेलिजेंस लेवल एक ही है। लेकिन कुछ लोगों का JRF हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। वो ऐसा इसलिए कि स्ट्रैटेजी जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजी कि हम टाइम मैनेज करके कितना टाइम हम स्टडी को दे रहे हैं। तो मैं ऐसा देखती थी कि कोई कहता था कि सर टाइम नहीं मिलता है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये काम होता है, वो काम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है टाइम आपको मौका नहीं देगा कि हाँ ठीक है इतना टाइम, या फिर दुनिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको हम इतना टाइम दे रहे हैं, आप उसमें स्टडी कीजिए, वो टाइम हमको छीनना पड़ता है। उस वहां से हमें लेके आना पड़ता है कि नहीं, अगर नहीं मिल रहा तो मुझे किसी भी हालत में वो टाइम मेरे लिए मैनेज करना होता है। और फिर जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पर्सन्स होते हैं, आपको मतलब 10 में से 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ खींच, मतलब कोई जब देखता है कि वो आगे बढ़ रहा है तो ऑपोजिट पर्सन को मतलब जलन होती है, मतलब कि नहीं अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं उसको भी नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे नेगेटिव पर्सन्स आपको लाइफ में बहुत मिल जाएंगे जो आपको पीछे खींच के आपको रख देंगे कि नहीं, मतलब आगे आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन वो 2% को ही आपको ढूंढना है, या वो आपको ढूंढ लेंगे जो आपको खींच के सामने की तरफ ले जाएंगे। नहीं, आपको मतलब ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपका जो एम है आपको एम की तरफ ले जाएंगे। तो आपको इन 2 टाइप के पर्सन से चूज करना है कि कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन आपका मतलब नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। और फिर नेगेटिविटी आपको बहुत मिल जाएगी। जैसे इस साल का जो बैच था, मतलब हमारा मई के महीने से एग्जाम पोस्टपोन हो रहा था, तो मेरे आसपास ही मुझे बहुत सुनने को मिलता था कि क्या होगा, अब तो मतलब एग्जाम तो नहीं होगा, नेक्स्ट साल होगा, और अब नहीं होगा, मतलब कैंसिल ही हो गया। तो ये सब सुनकर मतलब पहले एग्जाम पोस्टपोन हुआ, फिर उसके बाद सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ज्योग्राफी एकदम लास्ट में 5 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो ये जो टाइम था, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि मतलब मोटिवेशन का लेवल जहाँ डाउन गया वहाँ मतलब कुछ एक ऐसा फैक्टर होता है जो मोटिवेशन लेवल को फिर से टॉप पे ले जाता है। तो उस अप एंड डाउन को मतलब मेंटेन करना पड़ता है। तो इस वाले जो बैच के जो बच्चे थे, मतलब उन्होंने मतलब सबसे ज्यादा एडवर्स कंडीशन में उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो मैं ऐसे यही कहना चाहूंगी कि आपको मतलब आप हमारी जो बात का जो बैच है उनके साथ ये नहीं होगा, क्योंकि उनका ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनका एग्जाम अब इंटरवल टाइम टू टाइम 6 मंथ ऐसे करके शायद हो। लेकिन मतलब आपको नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना है, क्योंकि मतलब अगर कोई आपके सामने आ जाए कि नहीं ये वो इस साल भी आपका ऐसे ही होगा, 1.5 साल 2 साल बाद होगा, तो वहां पे जस्ट आपको शट डाउन कर देना है, शट ऑफ कर देना है कि नहीं मुझे ये नहीं सुनना है। वो जो दुनिया वाले जो बोले लेकिन मुझे अपना ये मतलब करते रहना है। तो आपका ये जो सोच, आपका ये जो पॉजिटिविटी आपको ये आपके एम की तरफ आपको ले जाएगी। तो मैंने एक बार लाइन कही थी कि विनर्स नेवर क्विट
क्विटर्स नेवर विन। जो मतलब जीतने वाले होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, और जो हार मान जाते हैं वो कभी जिंदगी में जीत नहीं सकते। तो आपको डिसाइड करना है कि आप विनर बनेंगे या क्विटर्स बनेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो क्विटर्स होते हैं, जो हार जाते हैं, वो इजीली वो ब्लेम दे देते हैं कि नहीं, मैंने तो अपने आप से पढ़ाई की थी, तो उसने मुझे ठीक से गाइड नहीं किया, या उसने मुझे मिस गाइड किया। तो मतलब ये जो पर्सन होते हैं वो दूसरों को ब्लेम दे देते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मतलब अपने आप से झाड़ लेते हैं कि नहीं, दोष उसका था, मेरा तो कुछ नहीं था, मैंने तो एफर्ट पूरा लगाया था। नहीं, लेकिन वो मतलब अपने आप में जो हुई थी वो उसको पॉइंट आउट या उसको लिस्ट आउट करके वो भूल जाते हैं। और जो विनर होते हैं वो अपनी कमियों को मतलब ओवरकम करते हैं कि नहीं, गाइडेंस ठीक मिलेगा, आपको अपने आप से आपको आगे बढ़ना है। आपको मतलब कोई पुश नहीं करेगा कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ाई करो, कोई पुश नहीं करेगा। आपको अपने आप को ही पुश करके आगे लेके जाना है, तभी होगा। और फिर एक टीचर, उसके क्लास में 2000 स्टूडेंट्स है, लेकिन उनमें से शायद 170 170 का JRF हुआ। लेकिन उस टीचर ने मतलब सारे स्टूडेंट को एक जैसे पढ़ाया, एक जैसी स्ट्रैटेजी पढ़ाई, एक ही जैसा मटेरियल उस टीचर ने प्रोवाइड किया। लेकिन 1000 बच्चों में से सिर्फ 170 मतलब 170 स्टूडेंट्स का ही JRF हुआ। तो इसमें ऐसा नहीं था कि उस टीचर ने 170 स्टूडेंट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, लेकिन उस टीचर ने सबको समान पढ़ाया। लेकिन वो जो 170 जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सर को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया। उन्होंने अपने आप को एकदम पुश किया, मतलब अपने आप को मतलब जितना वो ज्यादा जा सकते थे लिमिट, उस लिमिट से बाहर उन्होंने अपने आप को पुश किया, तभी उनका JRF हुआ। और बाकी जिनका नहीं हुआ, उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन उनको और थोड़ा पुश अपने आप से करना होगा। आपका मैं ये कहना चाहूंगी उन जो एस्पिरेंट्स है, JRF एंड नेट एस्पिरेंट्स है, तो आपको कोई आप ऐसा मत सोचिए कि हाँ हमें हेल्प चाहिए, कोई हमें मदद नहीं कर रहा है। आपको अपनी मदद करनी होगी। आपका मतलब सबसे अच्छा हेल्प आप खुद अपनी कर सकते हैं। कोई आपको पुश नहीं करेगा, कोई आपको खींच के नहीं ले जाएगा। आपको खुद ही मतलब एकदम पहाड़ तोड़ के, जैसे नदी जैसे पहाड़ तोड़ के अपना रास्ता बना देती है। जैसे एंटी डिसेंट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा कि मतलब पहाड़ को काट के वो नदी बनी, तो आपको वो नदी बननी है। पहाड़ काट के आपको रास्ता बनाना है। आपको ऐसे पहाड़ पत्थर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो नदी बननी है। वो ब्रह्मपुत्र रिवर तो कौन से एक माउंटेन के से टर्न हो जाता है, नामचा पर्वत। नामचा पर्वत से अचानक से वो बेंड हो जाता है, लेकिन आपको गंगा बनना है, जो पहाड़ को काट के उसने अपना रास्ता बनाया है। और नेक्स्ट टाइम आप लोगों से ही AIR 100% हम स्टूडेंट्स अब आप ही बनेंगे, क्योंकि हमने ये जर्नी हमने ये देख चुके, हमारा ये जर्नी कंप्लीट हो गया है। इसलिए थोड़ा मतलब सैड भी हूँ कि वो जो स्ट्रगल, वो मेहनत, वो एकदम मतलब जोश के साथ पढ़ाई करना एक रूटीन में लाइफ था, अब वो हम बहुत मिस करते हैं कि अब क्या करें, इसके बाद क्या करें। तो गौरव का तो PhD एडमिशन हो गया है, अब मुझे उसी पे काम करना है। तो गौरव को कॉन्ग्रेचुलेशन। CT WT में उसको मैंने बहुत बार बोला कि थोड़ी चाय की पत्ती मुझे भेज देना वहां से प्लीज। तो वही आपको मतलब आप अपनी मदद आप खुद कर सकते हैं। और JRF नेट एस्पिरेंट्स, ये 2022 साल ही आपका JRF होने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट से 100% आए, से बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। आप ऐसा एटीट्यूड रखिए, आपका बिल्कुल आपका होगा। आप बिल्कुल हार मत मानिए। और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है
मैं ये कहूंगी कि जो आपको मॉक टेस्ट मिलता है आप वहां पे प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट में आंसर गलत हो रहा है सही हो रहा है उसमें मत जाइए, क्योंकि आंसर थोड़ा इधर उधर होता है वहां पे। आप वहां पे देखिए कि आप 1 घंटे में पेपर 1 सॉल्व करना है, 2 घंटे के अंदर आपको पेपर 2 सॉल्व करना है। आपको उसी का ही आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि मुझे 1 घंटे में पेपर 1 सॉल्व करना है और 2 आवर्स में मुझे पेपर 2 भी सॉल्व करना है। उसके बाद मुझे रिव्यू भी करना है। मतलब आपको यही स्ट्रेटेजी अपनाकर आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, भी वो आपका होगा। तो मेरा 5 जनवरी एग्जाम था और आपका वो लास्ट जो वीडियो मुझे अभी भी याद है, एग्जाम में मुझे बहुत सारी याद आ रहा था आपका वो जो लास्ट वीडियो, आपका मोटिवेशनल स्पीच। आपने कहा था कि पेपर 1 में आपको मतलब जो इजी लगे, मतलब आपने स्ट्रेटेजी बोला था कि जो आपको इजी लगता है वो आप करके जाइए, फिर मॉडर्न, फिर लास्ट में हार्ड। तो मैं कहूंगी कि मुझे वही स्ट्रेटेजी बहुत काम आ गई, क्योंकि पेपर 1 मैंने जब मैंने शुरू किया था पेपर 1 ही पहले था, तो पहले डेटा इंटरप्रिटेशन मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं पूरा 5-6 क्वेश्चन स्किप कर गई, तो मुझे जो आता था मैं आंसर क्लिक करते करते मैं एकदम सीधा सेकंड पेपर में चली गई कि नहीं, मुझे सेकंड पेपर ज्यादा अच्छा है, उसमें ज्यादा नॉन सब्जेक्ट है तो मैं उसमें ज्यादा करती हूँ। तो करते फिर उसके बाद जब मैंने सेकंड पेपर कंप्लीट किया, उसके बाद मैं पेपर 1 में आई, फिर देखा डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इजी था, तो मुझे लगा कि पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर मैं पहले करती, क्योंकि तब मैं नर्वस हो गई थी, मैं 35 मिनट्स मेरा लेट हो गया था, मैं बहुत नर्वस हो गई थी। तो तब अगर मैं करती तो शायद मेरा गलत हो जाता। तो मैंने लास्ट में एकदम ठंडे दिमाग से मैंने वो सॉल्व किया, इसलिए वो मेरी डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत सही हो गया। तो पेपर 1 में मेरा मार्क्स थोड़ा अच्छा है, 38 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस राइट हुए। मुझे लगा कि आपने जो वो स्ट्रेटेजी बताई थी कि पहले इजी फिर मॉडरेट फिर हार्ड, तो वो स्ट्रेटेजी मतलब मुझे बिल्कुल बेस्ट लगा। उसी की वजह से मतलब मैं पेपर 1 में मेरा बहुत अच्छा स्कोर हुआ उसी की वजह से। क्या बात है। और हाँ सर, मेरा एग्जाम 2 आवर्स 50 मिनट्स में ही खत्म हो गया था। मतलब मैं एग्जाम फिनिश करके रिव्यू करके मैं वहां पे बैठ गई थी 10 मिनट एकदम, मुझे विदिन 2 आवर्स 50 मिनट्स में मेरे एग्जाम खत्म हो गया था। सिर्फ आपकी वजह से मुझे वो स्ट्रेटेजी मतलब बिल्कुल मतलब सर में वो वीडियो एकदम घूम रहा था कि नहीं ऐसे ही करना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर स्ट्रेटेजी काम आ जाए तो उससे बेहतर कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं होता भी यही है कि मैं कोशिश ये करता हूँ, मेरा प्रयास रहता है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट चीजें आप लोगों को शेयर कर सकूं, ऐसी चीजें जो आप विश्वास भी कर सको। ऐसा भी नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स बता दिया वो चीज हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं वो मैंने भी टेस्टिफाई किया हुआ है, पहले मैं भी कर चुका हूँ वो सब सारी चीजें। मुझे वो लगता है, मैंने जितनी बार भी जितने पेपर्स दिए हैं ज्योग्राफी के, या जितने भी बार मैंने पहले यूजीसी नेट का पेपर दिया था, मैं हर बार एक नई स्ट्रेटजी लेकर के जाता था। जितनी बार मेरा नहीं होता था क्वालिफाई, में हर बार एक नई स्ट्रेटजी लेकर जाता था। मैं ये सोचता था कि इस बार मैं ये ट्राई करूंगा, देखता हूँ इससे होता है या नहीं। अगर वो फेल हो गया तो फिर नेक्स्ट एग्जाम न्यू स्ट्रेटजी, फिर उसको। तो ये वाली जो मेरी स्ट्रेटजी थी, ये मेरे JRF वाले टाइम पे थी, मैंने इसको ऐसे ही वहां पे इम्प्लीमेंट किया था। तब मुझे समझ में आया कि अगर आप पहले ही हार्ड क्वेश्चंस को शुरू करोगे ना, तो वो मोटिवेशन आपका एकदम धड़ाम नीचे गिरा देगा। पहले अपने आप को आउट ऑफ जो जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे रखने ही पड़ेंगे जिससे आपको सेटिस्फेक्शन फील हो कि हाँ इतने क्वेश्चंस मेरे करेक्टली हमने कर लिए हैं, अब इसके आगे हमें आगे जाना। तो ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं वहीं से आई थी। थैंक यू पढ़ने का, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी था। और लास्ट में सर 2 बात सी बोलना चाहूंगा। एक सेकंड। हाँ अब बोलिए। लास्ट में सिर्फ 2 ही बात बोलना चाहूंगा। फर्स्ट बात जो है सर मेरा वो था, सर थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था इनर मोटिवेशन में ऐसा चीज हुआ था कि मेरा फैमिली से मुझे एक चीज बोला गया था कि लिमिटेड वर्ड यूज करो, किसी को कुछ बोलने जब बोलोगे लिमिटेड वर्ड, अब जब उस वर्ड को बोलोगे तो उसका एक रियल मीनिंग होना चाहिए और सिग्निफिकेंस होना चाहिए मीनिंग को। तो एक दिन शायद मैं आपको हैंड रेज पे और नहीं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक बार लिखा था कि सर मैं आगे जब तक बढ़ता रहूंगा
आपको मैं प्राउड फील करवाता रहूँगा। तो मैं उस दिन जो वर्ड बोला था ना, तो उस दिन मैं सोचता रहा मैं जो करता रहूँगा सर को, मतलब जब जाना मतलब सर को आपके अब जब मैं जाना मैं आपको उसके बाद से तो मैं प्राउड करता रहूँगा। तो मैं सोचा कि JNU एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे मैं आपको प्राउड फील करवा सकता हूँ। JRF एक ऐसा चीज़ है जिसको मैं प्राउड फील करवा सकता हूँ। तो ये था मैं एक इनर मोटिवेशन था मेरा, इससे मैं आगे बढ़ता गया और आगे चलता गया। और मैं जब आगे बढ़ता रहूँगा फिर भी सर आपको मोटिवेशन और मतलब और भी प्राउड फील करवाता रहूँगा सर मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं Best कनिका wishes को बोलूँगा थैंक यू बोलूँगा मुझे विश करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आगे जब भी कुछ मतलब हेल्प नहीं बोलूँगा, कुछ मतलब ज़रूरत होगा, चाहिए होगा कुछ, मैं तो हमेशा रहूँगा सबके लिए, मैं हूँ, हमेशा हूँ सबके लिए। और एक और चीज़ जो लास्ट बात मेरा, हम लोग पहले सोचते थे कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है। आप सर एक बेंचमार्क ऐसा सेट कर दिया ना सर आपने, मतलब हाँ होता है, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा क्वालिटी होता सर, मुझे भी खुद नहीं पता था सर पहले ऐसा क्वालिटी। तो आपने सर ऐसा बेंचमार्क क्रिएट कर दिया ऑनलाइन एजुकेशन में, शायद ही सर कोई इसे क्रॉस कर पाएगा। मतलब मैं आपसे कोई दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा फील्ड में, मैं आपको सिर्फ जियोग्राफी से अगर मैं रिलेट करूँ, शायद ही सर कोई अभी सर आपको क्रॉस कर पाए सर अभी ऐसा। तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन सर आपने हम सबको दिया, तो ये तो सर लाइफ में बहुत काम आएगा। जिस स्टेप में भी जाएंगे हम लोग, उस स्टेप में भी स्टेप बिल्ड करने के लिए ये नॉलेज काम आएगा। तो इसके लिए मैं मेरे तरफ से आपको थैंक यू बोलूँगा, एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स जो देख रहे सबके तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा सर इसके लिए। थैंक यू गौरव, बहुत वो मेरे लिए मोटिवेशनल वर्ड्स थी। मुझे मोटिवेशन की जरूरत थी, मुझे ऐसा लग रहा था, और वो मुझे एक्सटर्नली मोटिवेट कर गई कि मुझे अभी और इसको मेंटेन करके रखना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों को, पर्णिका, गौरव, बहन, रविंदर, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को, आप अपने लाइफ में वो रिमार्क सेट करें जो आपके पहले आपके जानने वाले लोगों में कोई ना कर पाया हो। मेरी बेस्ट विशेस हैं, और खूब नाम कमाइए, खूब आगे बढ़िए, अच्छे जगहों से रिसर्च करिए आप सभी लोग, और अपने लाइफ में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वो भी बनिए, या आपके दूसरे गोल्स हैं वो भी पूरे हों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइनिंग टुडेज कन्वर्सेशन। बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई होप लर्नर्स ये आपको भी बहुत मोटिवेट करेगा। हालांकि आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी हुआ क्योंकि हमारे साथ 3 टॉपर्स थे, और इंडिविजुअल टॉक होता है तो थोड़े कुछ टाइम के होते हैं, बट पूरा सेशन आपको देखना है। हर बात में मोटिवेशन है, हर बात में वो कहानी है जिसने यहाँ पर इन टॉपर्स को पहुंचाया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू आपको भी, और आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.